सिद्ध कुमार पांडे और इस वीडियो में हम क्लास 12 के म्यूजिक के 034 कोड के यूनिट 1 को कवर कर रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको यूनिट 1 का पार्ट 1 कवर कर दिया, जिसमें मैंने आपको अलंकार, खटका, मुर्की इनके बारे में आपको बता दिया है। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे का टॉपिक, जैसे कि ग्राम क्या होता है, मूर्जना क्या होता है, आलाप क्या होता है, तान क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्राम क्या होता है। ग्राम की बात करें तो ग्राम क्या है, 7 स्वरों के सप्तक को अगर हम 22 श्रुतियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से स्थापित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। 7 स्वरों को निश्चित श्रुतियों पर स्थापित करने को ग्राम कहते हैं। हम निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। यह चतुष्ट दोहे के आधार पर 22 श्रुतियों के अंतर्गत में फैली हुई है और ग्राम से ही मूर्धना की रचना होती है। प्राचीन काल में ग्राम के 3 प्रकार माने जाते थे, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। षडज ग्राम क्या होता है, यदि सप्तक के 7 स्वर 22 श्रुतियों पर इस प्रकार स्थापित किए जाएं कि सा चौथी पर, रे 7वीं पर और गांधार 9वीं पर और मध्यम 13वीं पर और पंचम जो है वो 17वीं पर और धैवत जो है वो 20वीं पर और निषाद जो है वो 22वीं पर हो तो उसको षडज ग्राम बनता है। तो वहाँ से षडज ग्राम बनता है। दोहा, जैसे कि अगर आपको षडज ग्राम याद करना है तो आपको ये दोहा अगर लर्न रहेगा तो आपको षडज ग्राम आसानी से याद रहेगा। जो दोहा है वो क्या है, चतुष्ट षडज पंचम मध्यमा द्वय द्वय निषादो गांधार त्रिष्टि ऋषभ और दैवत। इसका मतलब क्या हो गया कि चतुष्ट मतलब षडज पंचम मध्यमा, मतलब 4 स्वर जो होंगे वो षडज मध्यम और पंचम पे होंगे, यानी सा म और प पर 4 स्वर होंगे। द्वय द्वय निषादो गांधारा मतलब 2 स्वर निषाद और गांधार पर होंगे, यानी नी और ग पर 2 स्वर होंगे। उसी तरह कह रहा है त्रिष्टि ऋषभ और धैवतो, यानी 3 स्वर ऋषभ और धैवत पर होंगे। तो यह है षडज ग्राम की श्रुति व्यवस्था। उसी तरह बात करते हैं मध्यम ग्राम क्या होता है। मध्यम ग्राम क्या होता है, षडज ग्राम के स्वरों को यदि केवल पंचम स्वर को एक श्रुति कम पर स्थापित किया जाए तो मध्यम ग्राम बनता है। यानी षडज ग्राम के स्वरों को यदि केवल पंचम स्वर को एक श्रुति कम पर स्थापित किया जाए तो मध्यम ग्राम बनता है। मध्यम ग्राम की श्रुति व्यवस्था कुछ इस प्रकार है, सारे ग म प ध नि सा, जैसे कि 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2, ये क्या है, मध्यम ग्राम की श्रुति व्यवस्था है। इस ग्राम में मध्यम स्वर को षडज मानकर गाया जाता है, इसीलिए मध्यम स्वर की श्रुति षडज स्वर की श्रुति होगी, पंचम स्वर की श्रुति ऋषभ स्वर की श्रुति होगी और धैवत स्वर की श्रुति गांधार स्वर की श्रुति होगी इत्यादि। तो ये है मध्यम ग्राम की श्रुति व्यवस्था। इसको आप एक बार नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या मेरी भाषा को अगर आप सुन लेंगे तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट ग्राम की बात करते हैं। जैसे कि हमने किसका बात किया, षडज ग्राम का बात कर लिया, मध्यम ग्राम का बात कर लिया। अब हम गांधार ग्राम की बात करेंगे। तो गांधार ग्राम क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं। तो गांधार ग्राम क्या है, तो गांधार ग्राम का लोक प्राचीन काल से ही होने लगा था, यानी गांधार ग्राम प्राचीन काल से इसका लोक होने लगा था, यानी प्राचीन काल से ही ये विलुप्त होने लगा था, जैसे ये कह सकते हैं। इसीलिए इस ग्राम को स्पष्ट व्याख्या शास्त्रों में नहीं मिली, इसी कारण से इस ग्राम की स्पष्ट व्याख्या शास्त्रों में नहीं मिलती। प्राचीन काल में निषाद ग्राम प्रचलित थे। प्राचीन काल में क्या था, निषाद ग्राम जो था वो प्रचलित था, जिसे गंधर्व लोग गाया करते थे और गंधर्व लोगों के अपनाने से निषाद ग्राम का नाम गंधर्व ग्राम पड़ा, जो बाद में बिगड़कर गांधार ग्राम कहलाने लगा। कुछ लोगों के विचार है कि इस ग्राम को निषाद स्वर से प्रारंभ किया जाता है तथा, लेकिन अन्य लोगों की मत है कि इसे गांधार स्वर से प्रारंभ करना चाहिए। आधुनिक समय में गांधार ग्राम का प्रचार बिल्कुल नहीं था। संक्षिप्त में निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। यानी अभी तक हमने जो ग्राम पढ़ा कि जैसे कि षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गांधार ग्राम, ये क्या होते हैं उसको एक बार संक्षिप्त में फिर से पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि ग्राम क्या होता है, निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। षडज ग्राम की श्रुति व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है, जो हमने अभी दोहा आपको पढ़ाया था, क्या था, चतुष्ट षडज पंचम मध्यमा द्वय द्वय निषादो गांधारा त्रिष्टि ऋषभ और धैवतो। ये क्या है, इसी दोहे के आधार पर आप षडज ग्राम की श्रुति व्यवस्था को लिख सकते हैं। और मध्यम ग्राम में क्या करेंगे, एक स्वर कम कर देंगे पंचम पर आप 3 स्वर और धैवत पर 4 स्वर कर देंगे, तो वहाँ से आपका मध्यम ग्राम की श्रुति व्यवस्था वो बन जाएगी।
तो ये है आपका ग्राम के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मूर्धना क्या होती है। तो देखिए, संगीत रत्नाकर के अनुसार ग्राम स्वरों समूह स्थात मूर्धनादे स्मारत, अर्थात ग्राम के ही स्वरों से मूर्धना आधारित है। यानी ये जो संस्कृत भाषा में आपको लिखा है ग्राम स्वर समूह स्थात मूर्धनादे स्माशय, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राम के ही स्वरों पे मूर्धना आधारित है। प्राचीन काल में ग्राम से ही मूर्धना की उत्पत्ति होती थी। इसी प्रकार इसी एक ग्राम से 7 स्वरों को बारी बारी से प्रत्येक को सरज मानकर आरोह अवरोह करने से विभिन्न मूर्धनाएं बनती है। अंततः एक ग्राम से 7 मूर्धनाएं बन सकती है। इसीलिए तीनों ग्रामों से कुल मिलाकर 21 मूर्धनाएं मानी जा सकती हैं। आधुनिक समय में मूर्धना शब्द का व्यवहार नहीं होता था। कुछ लोग इस शब्द का अर्थ कंपन से लगाते थे तथा कर्नाटकी संगीत में आरोह अवरोह को मूर्धना कहा जाता था। तो अब मूर्धना की चलिए बात कर लेते हैं। तो मूर्धना क्या होता है, संक्षिप्त में फिर से एक बार मूर्धना की बात कर लेते हैं। तो मूर्धना क्या होता है, ग्राम से ही मूर्धना की रचना होती है। पहली बात तो ये हो गया। एक ग्राम से कितनी मूर्धनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो एक ग्राम से 7 मूर्धनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी एक ग्राम से 7 मूर्धनाएं प्राप्त हो सकती हैं। अर्थात हमारे पास 3 ग्राम होते हैं तो हमारे पास कितनी मूर्धनाएं हो सकती हैं, 21 मूर्धनाएं। तो अर्थात प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्धनाएं बनती हैं। यहाँ पर 7 क्यों लिखा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि गांधार ग्राम का लोग प्राचीन काल से ही होने लगा था, जिस कारण से गांधार ग्राम को अब हम नहीं मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर 7 या आप कह सकते हैं कि अगर तीनों ग्रामों को आप लें तो यहाँ पर आप 21 कह सकते हैं कि 21 मूर्धनाएं बन सकती हैं। इसीलिए तीनों ग्रामों से कुल मिलाकर 21 मूर्धनाएं प्राप्त हो सकती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर 21 मूर्धनाएं प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि 3 ग्राम होते हैं, सरल ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम, और एक ग्राम से 7 मूर्धनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए तीनों ग्रामों से कुल मिलाकर 21 मूर्धनाएं प्राप्त हो सकती हैं। प्राचीन काल में मूर्धना आधुनिक थाटों के समान थी। वहीं मूर्धनाओं से प्राचीन जातियों की उन्हीं मूर्धनाओं से यहाँ पर उन्हीं मूर्धनाओं से प्राचीन जातियों की उत्पत्ति होती थी, जिस प्रकार आधुनिक थाटों से रागों की उत्पत्ति होती है। तो ये है आपका मूर्धना के बारे में। तो हमने ग्राम सीखा, मूर्धना सीखा। ग्राम से ही मूर्धना की उत्पत्ति होती है, ये बात आप नोट कर लेंगे। और एक ग्राम से 7 मूर्धनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, अर्थात तीनों ग्रामों से कुल मिलाकर 21 मूर्धनाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो ये हमने मूर्धना के बारे में भी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं आलाप क्या होता है। तो आलाप क्या है, रागों के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। यानी जब रागों के स्वरों को हम विलंबित यानी धीरे लय में विस्तार करते हैं तो उसको आलाप कहते हैं। आलाप को आकार की सहायता से या नोम तोम के शब्दों का प्रयोग कर किया जा सकता है। आलाप को किसकी सहायता से, आलाप को आकार की सहायता से या नोम तोम के शब्दों का प्रयोग कर किया जा सकता है। आलाप का सामान्यतः कोई विशिष्ट बंधन का नियम नहीं होता है, और आलाप में सामान्यतः कोई विशिष्ट बंधन का नियम नहीं होता है। आलाप का प्रयोग मुख्यतः 2 स्थानों पर होता है। आलाप का प्रयोग मुख्यतः कितने स्थानों पर होता है, तो 2 स्थानों पर होता है। गीत अथवा गद्य के पूर्व का आलाप तथा गीत अथवा गद्य के बीच का आलाप। अगर हम बात करें स्थूल रूप से गीत अथवा गद्य के बीच का आलाप, यानी स्थूल रूप से अगर हम गीत अथवा गद्य के पूर्व का आलाप की बात करें तो स्थूल रूप से गीत अथवा गद्य के पूर्व का नोम तोम का आलाप 4 भागों में बांट दिया जाता है। स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग। आलाप के बाद गीत अथवा गद्य प्रारंभ की जाती है। आलाप के में आवश्यकता अनुसार मीड़, गमक, खटका, मुर्की आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आलाप क्या होता है, रागों के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। आलाप को आकार की सहायता से या नोम तोम की शब्दों का प्रयोग कर किया जा सकता है। तो ये आलाप के बारे में मैंने आपको बताया। और आलाप का मुख्यतः 2 जगह प्रयोग होता है, गीत अथवा गद्य के पूर्व का आलाप और गीत अथवा गद्य के बीच का आलाप। गायन में आलाप जब गीत के शब्दों का लेकर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बोल आलाप कहते हैं। गायन में आलाप जब गीत के शब्दों को लेकर करते हैं तो उसे हम बोल आलाप कहते हैं। और बोल आलाप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लयबंद और लय रहित। गायन में आलाप अगर गीत के शब्दों का लेकर करते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, गायन में आलाप जब गीत के शब्दों का लेकर करते हैं तो उसे हम बोल आलाप कहते हैं। और बोल आलाप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लयबंद और लय रहित। आलाप की मंद गति में गायन कड़, मीड़, खटका आदि उपकरणों की सहायता से हृदयगत भावनाओं की व्यक्त करता है। आलाप को मंद गति में, जैसे कि मैंने बताया कि रागों के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। मंद मतलब धीरी गति में। तो आलाप को मंद गति में गायन कड़, मीड़, खटका आदि उपकरणों की सहायता से हृदयगत भावनाओं से व्यक्त करता है। अब आलाप के प्रकार, तो आलाप के 2 प्रकार में गाया जा सकता है। आकार के द्वारा आलाप को गाया जा सकता है, और नोम तुम से आलाप को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि दिन दिन दारा दिरकिर तू ना कट्टा धागे धी ना। ये क्या है,
न्यूनतम का आलाप है, जिसमें दारा जैसे दिन दिन दागे तिरकिट तून, जैसे जैसे कि ओदानी ओदानी दिर दिरदानी दिरदानिया ओदानी ओदानी दिर दिरदानी। देखिए इसमें आ रहा ताना दे रे देना, जिसमें ये आ जाए ताना दे रे ना दिन दिन तारे दिर दागे तिरकिट तू ना कट्टा दागे तिरकिट धी ना। इस तरह से अगर आ जाए तो न्यूनतम का आलाप होता है। तो यह है आलाप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आखिरी टॉपिक जो आपका बचा है वो है तान। आलाप क्या था? रागों के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते थे। लेकिन तान क्या होता है? रागों के स्वरों को, राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तार कहते हैं। यहाँ पर द्रुत गति आ गया, मतलब तेजी गति में विस्तार करने को आलाप तान कहते हैं। और आलाप क्या था? रागों के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते थे। तान और आलाप में मुख्यतः गति का अंतर होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तान और आलाप में मुख्यतः गति का अंतर होता है, अन्यथा दोनों लगभग एक समान होते हैं। तान में कई कड़ियाँ जैसे कि अलंकारित तान, सपाट तान, छूट तान इत्यादि कई प्रकार होते हैं। जैसे तान के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अलंकारित तान, सपाट तान, छूट तान इत्यादि। तानों का प्रयोग गाने के बीच में होता है। और तानों का प्रयोग कहाँ पर होता है? गाने के बीच में होता है। वादों का प्रयोग किए जाने वाले तान को हम तोड़ा कहते हैं, और जो वादों में प्रयोग किए जाने वाले तान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तोड़ा कहते हैं। छोटे ख्याल में अधिकतर 2 गुण, अगर हमको छोटा ख्याल गाना है तो अधिकतर 2 गुण तथा कभी कभी बराबर के लय को बड़े ख्याल में चौगुन। अगर बराबर के लय को गाना है तो बड़े ख्याल में चौगुन अथवा 8 गुण की लय की ताने बोलते हैं, तथा 8 गुण के लय के ताने बोलते हैं। तान के प्रकारों में अलंकारिक तानों का बड़ा महत्व रहा है। और तान के प्रकारों में किसका बड़ा महत्व रहा है? अलंकारिक तानों का बड़ा महत्व रहा है। संपूर्ण जाति के रागों में इनका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से होता है, और संपूर्ण जाति में रागों में इनका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। बोल तान क्या होते हैं? जब तान में गीत के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे बोल तान कहते हैं। बोल तान क्या होता है? जब तान में गीत के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोल तान कहते हैं। जब तान में गीत के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोल तान कहते हैं। तो ये है आपका तान के बारे में और आलाप के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसमें मैंने आपका म्यूजिक का यूनिट 1 का जितना भी कोर्स था उसको कंप्लीट कर दिया। आलाप, तान, ग्राम, मूर्धना, खटका, मुर्की, कड़ इत्यादि के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।